Good evening, everyone. Uh, my name is Vishal Jadhav, as you are aware about who I am and where I come from. और काफी दिनों से हम लोग एक सीरीज ऑफ टॉक कर रहे हैं, इसे हम लोग लाइव टॉक कर रहे हैं। अलग अलग कई सारे स्पीकर्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स पे हम लोग बात करते हैं और जो एक्सपर्टाइज होती है उस पर बात करते हैं। आज हमारे बीच में जो ट्रेनर हैं, उस ट्रेनर का मैं तारुफ, उनका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगा। उनका नाम है परेश भाई भट्ट और उनको 1994 से उन्होंने एक अपनी खुद की कंपनी प्रस्थापित की थी जिसका नाम है एडवाइज एंड असिस्ट, और काफी सालों से वो ट्रेनिंग क्षेत्र में है। अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग स्कूल्स में, अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बहुत सारे गाइडेंस प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मोटिवेशनल प्रोग्राम्स करते हैं। वो टीवी पे भी आ चुके हैं, वो रेडियो पे भी आ चुके हैं और हमारे साथ भी काफी सालों से वो जुड़े हुए हैं। तो मैंने उनको बताया था कि सर हम कोई टॉक करना चाहेंगे आपके साथ, जो आपको कंफर्टेबल सब्जेक्ट लगे उस पर हम बात करेंगे। तो उन्होंने बड़ा अच्छा टॉपिक पसंद किया है जिसका नाम है व्हाट इज डिजिटल प्रेजेंस और हाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल प्रेजेंस। सो ओवर टू यू सर। परेश जी, आप बताइए कि क्या है इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन और क्या कैसे इसका आगाज करेंगे हम लोग। जी धन्यवाद। मेरे सभी दर्शक मित्रों को परेश भट्ट का प्यार भरा नमस्कार। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मिस्टर विशाल जाधव जी का, जिसने मेरा इतना बेहतरीन इंट्रोडक्शन दिया है। दोस्तों, जैसे कि साहब ने बताया, आई एम ए सॉफ्ट स्किल ट्रेनर एंड आई एम वर्किंग विथ दिस इंडस्ट्री सिंस 1994। तो करीबन करीबन 27 साल हो गए। 27 साल में जो हमने नहीं सीखा या फिर जो हमने अपनी जिंदगी में परिवर्तित नहीं किया, वो सिर्फ ये करीबन करीबन 3 महीने के कोरोना के पेंडेमिक ने साबित करके दिखा दिया और हमको सीखना पड़ा। मैं शब्द यूज करता हूं यहाँ पे सीखना पड़ा, क्योंकि 2025 में जो इंडस्ट्री होने वाली थी वो आज 2020 में आ गई। तो कोरोना ने हमारी ग्रोथ को प्रीपोन्ड कर दिया है। 2025 में जो चीज होने वाली थी वो चीज अभी करनी पड़ेगी, वरना इट वाज एक्सपेक्टेड कि हम इस प्रकार से अभी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे के साथ ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते। लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा, शायद वो हमको किसी को भी ये पता नहीं था। लेकिन मैं तो कहता हूं कि यदि हम इस चीज को पॉजिटिवली लेवे और ये जो कोरोना की महामारी हमारे सामने आई है, उसके दूसरे शब्दों में मैं मेरे मेरे हर एक लेक्चर में कहता हूं कि ये कोरोना नहीं है, ये करुणा है। ये ईश्वर की दी हुई एक करुणा है, जिसकी वजह से आज हम इतने फास्ट प्रोग्रेस करने लगे हैं। अब आते हैं मेरे आज के विषय पे। दोस्तों, मेरे आज का मेरा विषय है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द इफेक्टिव डिजिटल प्रेजेंस। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूं या फिर आपसे थोड़ा सा एक क्लेरिफाई करना चाहूंगा दैट व्हाट इज डिजिटल प्रेजेंस। ये शब्द ही वैसे तो समझ में आ जाता है, व्हाट इज डिजिटल प्रेजेंस। डिजिटल प्रेजेंस का मतलब ये होता है कि कोई वर्चुअल वर्ल्ड में हमको यदि कोई खोजता है तो हम मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप कपिल शर्मा जैसे ही गूगल में डालते हो तो कपिल शर्मा की इमेजेस आती है। कोई भी सेलिब्रिटी ले लो, आप साम पित्रोड़ा जी डालेंगे तो साम पित्रोड़ा साहब, या फिर स्टीफन हॉकिंस लिखेंगे तो उसकी जितनी भी रिसर्च है, उसके पेटेंट्स है, उसके अवार्ड्स है, ये सब कुछ सामने आना। यानी कि गूगल करके जो एक कल्प वृक्ष हमारे सामने एक लास्ट 20-25 साल में जो आया है, वो कल्प वृक्ष हमारे बारे में क्या बताता है, दैट इज डिजिटल प्रेजेंस। मेरी यहाँ पे जो बात होगी वो हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन होगा। एट द सेम टाइम मेरी यहाँ जो बात होती इसमें रियलिटी और फिलोसॉफी का कॉम्बिनेशन भी आएगा। डिजिटल प्रेजेंस के साथ मैं कल्प वृक्ष को भी जोड़ूंगा और आपके सामने रखूंगा, क्योंकि हमारे जहन में हम जब छोटे थे तब से संस्कार में हमने जो स्टोरी सुनी है, इसमें हमें कल्प वृक्ष की स्टोरी सुनाई है। इसीलिए जैसे ही मैं कोरिलेट करता हूँ, इमीडिएटली यू विल कम टू नो दैट व्हाट एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ माई टॉक। सो फ्रेंड्स, जैसे ही हम गूगल में किसी इंसान को खोजते हैं और वहां पे जो हमारी प्रेजेंस मिलती है, वो प्रेजेंस को कहते हैं हम डिजिटल प्रेजेंस। लेकिन
इससे आगे जाने के लिए एक बात और आएगी, व्हाट इज इफेक्टिव डिजिटल प्रेजेंस। लेकिन मुझे लगता है कि हमने कुछ इसके जो फ्लो बनाए हैं वो फ्लो में आगे चले जाए तो डिजिटल प्रेजेंस के बाद क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, डिजिटल प्रेजेंस की अहमियत क्या है, डिजिटल प्रेजेंस क्यों बनानी चाहिए। इस दुनिया को हमारा काम होगा तो हमको ढूंढते ढूंढते आएगा, ऐसा भी किसी इंसान को सोच में आ जाता है। और कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि यदि आपके पास कुछ दम है तो आप चंद्र पे जाके बैठो, लोग आपको खोजेंगे, आप जंगल में जाके बैठो, आपको खोजेंगे। दोस्तों, बोलने के लिए बात बहुत सही है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ एक्सप्रेशन। हम अभी अभिव्यक्ति के समय में जिंदा है, और अभिव्यक्ति के समय में जो हम जिंदा है, इसीलिए हमको अपनी प्रेजेंस दुनिया के सामने रखनी पड़ेगी। 21वीं सदी यानी कि 1 जनवरी 2001 के बाद जितने भी बच्चे इस दुनिया में आए हैं, मैं कहता हूं वो 5 प्रकार की गिफ्ट लेके आए हैं। इस दुनिया में वो 5 प्रकार की गिफ्ट लेके ही पैदा हुए हैं, जिसमें नंबर 1 है, वो है डिजिटल गेम। नंबर 2 है दैट इज स्मार्टफोन। नंबर 3 है वो हाई स्पीड इंटरनेट है। नंबर 4 है वो है सोशल मीडिया। और नंबर 5 है वो हाई एंड अच्छे कॉन्फ़िगरेशन वाले कंप्यूटर्स। ये 5 चीजें ऐसी है जिसका जन्म 2000 के पहले हुआ था, शायद उसके पास सोशल मीडिया नहीं था। जिस इंसान का जन्म उसके पहले हुआ था, मुझे याद है नोकिया 3315 3315 में सिर्फ वो स्नेक की एक ही गेम आती थी। अभी पबजी से लेके बहुत सी गेम्स ऐसी आ गई है, बहुत सी इंटरनेट की स्पीड आ गई है, जिसकी वजह से ये 21वीं सदी का जो बच्चा हुआ है, या 21वीं सदी का जो अभी युवान मेरे सामने खड़ा है जिसकी उम्र 20 साल है, 18 साल है, वो ऐसे कह सकते हैं कि वो हमारा आज के समय का डिजिटल दुनिया का अभिमन्यु है। और वो अभिमन्यु है, वो शायद अंदर से कुछ सीख के आया है। आप और भी थोड़ा सा मैं उसको प्रूफ देके बात चलाऊं तो आपके घर में एक छोटा बच्चा होगा, एक छोटी बच्ची होगी 2-3 साल की, तो 3 साल की बच्ची के सामने 4-5 रिमोट रख दो, वो वही रिमोट उठाता है जो उसको काम है। चाहे वो एसी का है तो एसी का रिमोट के लिए वो कंप्यूटर का या फिर टीवी का रिमोट नहीं उठाता है। तो इसका मतलब ये है कि दिस 21st सेंचुरी में जो जनरेशन हमारे सामने आई है, जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, या फिर जिस युवाओं को अभी प्रोग्रेस करना है, उसको डिजिटल होना एक जन्मजात वरदान है, उस वो वरदान को आगे बढ़ाना है। दोस्तों, इसके बाद की बात मैं करता हूं कि अभी जो मार्केट है वो मार्केट एलपीजी फॉर्मूला पे चलती है। ये एलपीजी फॉर्मूला क्या है? एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन। पहले के जमाने में, विशाल जी मेरे साथ शायद सहमत हो जाएंगे कि पहले के जमाने में बिजनेस करने में इतनी जो लिबरल पॉलिसी गवर्नमेंट की नहीं हुआ करती थी जो आजकल है। तो सबसे पहली बात है लिबरलाइजेशन। पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी मार्केट में अपने आप को साबित करना है कि वी आर द राइट कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट और फॉर दिस जॉब और वॉट एवर वर्क वी आर ऑफर्ड। आजकल के जमाने में ये प्राइवेटाइजेशन है। देखो दोस्तों, गवर्नमेंट की उतनी वो क्षमता नहीं है कि हर एक इंसान को वो जॉब दिला सके। मैं फिगर के साथ बात करता हूं, 3 साल पुराना फिगर है, अभी तो सिचुएशन और भी डिफिकल्ट हो गई है, लेकिन सिर्फ 6000 तलाटी मंत्री की जब उसकी भर्ती करनी थी गुजरात गवर्नमेंट को, 18 लाख लोगों ने अप्लाई किया था और अब 12 लाख लोगों ने जॉब यानी कि इंटरव्यू दिया था। अभी 12 लाख में से 6000 लोगों को नौकरी मिलता है, तो इसका मतलब ये होता है 0.5%, अर्धा टका ने नौकरी મળે છે। यानी कि 0.5% को नौकरी मिलती है, वो उसकी पॉजिटिव साइड है, लेकिन हर एक गालीचा को अपनी दूसरी साइड होती है। 99.5 यानी कि 99.5% लोगों को नौकरी नहीं मिली है। और गवर्नमेंट की अपनी एक क्षमता होती है, और क्षमता से ज्यादा ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए प्राइवेटाइजेशन को और ज्यादा अभी गति यानी कि एक्सेलरेशन मिलेगा, प्रवेग मिलेगा। और मुझे लगता है कि यदि हमको गवर्नमेंट की जगह प्राइवेट में जॉब करना है, यदि किसी कॉर्पोरेट में जॉब करना है, तो हमारा ये डिजिटल प्रेजेंस बहुत बड़ा रोल करेगा। इसके साथ और भी है
दैट इज वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों, पहले के जमाने में ऐसा हुआ करता था कि गांधीनगर में एक बच्चा है तो वो कोई कंपनी में काम करने जाएगा तो गांधीनगर लोकल का बच्चा वहां कंपटीशन में उसके साथ खड़ा रह सकता था। अभी 5 साल पहले, 10 साल पहले ऐसा हुआ करता था कि गुजरात में कोई जॉब है तो महाराष्ट्र से बंदा आके अप्लाई करता था। अब आफ्टर पेंडेमिक अभी शायद ऐसा भी हो सकता है कि यदि आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए वहां हो तो शायद वहां रशिया का लड़का या लड़की या फ्रांस से आया हुआ कोई इंजीनियर भी आपको साथ कॉम्पिटिट करेगा। और इसीलिए ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, और जब ये ग्लोबलाइजेशन होता है तब हमारी डिजिटल प्रेजेंस का एक बहुत बड़ा अहमियत बढ़ जाता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि वाई व्हाट इज डिजिटल प्रेजेंस, इसके बारे में मैंने कुछ और क्लैरिटी कर दिया है कि डिजिटल प्रेजेंस का मतलब होता है जब गूगल में यानी कि वर्चुअल वर्ल्ड में कोई हमको खोजता है तब हमारा लोगों के सामने आना, दैट इज कॉल्ड डिजिटल प्रेजेंस। यस विशाल जी, कुछ आगे आपको कुछ पूछना है तो सर। या सर, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि डिजिटल प्रेजेंस है क्या और कितनी इसकी अहमियत है लाइफ में, करियर में। आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया तलाटी मंत्री का भी, जो सही में अभी सिचुएशन ऐसी ही है कि काफी सारे लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो अगर मैं इसका और डीप में लेके जाऊं कि डिजिटल प्रेजेंस तो ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव डिजिटल प्रेजेंस क्या होता है, कैसे इसको हम लोग स्टैंड आउट कर सके, कैसे अलग बना सके, क्योंकि काफी सारे ग्रेजुएट्स हैं, काफी सारे पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, तो हम कैसे स्टैंड। बिल्कुल विशाल जी, आई थिंक आपने सही जगह पे एक सवाल को लाके एक ऐसी जगह पे आपने रख दिया है। पहले का सवाल था, इसमें बात यह था व्हाट इज डिजिटल प्रेजेंस। अभी इसमें एक शब्द ऐड हो गया, इफेक्टिव डिजिटल प्रेजेंस। मेरे गुजरात के युवा या फिर मुझे जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं, मैं इसको बताना चाहूंगा कि दोस्तों, वी आर available, our plenty and lots of our updates are available on the social media। हम खोजेंगे तो सोशल मीडिया के अलावा कहीं पे कहीं कहीं पर हम मिलते हैं, वो देखने वाली बात है। दोस्तों, मैं बहुत से कंपनी का इंटरव्यू पैनल में काम करता हूँ। मेरी खुद का जो काम है, हर साल करीबन 3 से 4 हजार स्टूडेंट्स को मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करता हूँ। उन लोगों को कॉर्पोरेट के साथ जुड़ने का मेरा काम करता हूँ। और इस जो मेरा जो तजुर्बा है, वो तजुर्बा को मद्देनजर रखते हुए मैं बताऊंगा कि आजकल इंटरव्यू लेने वाले लोग हमारी और आपकी डिजिटल प्रेजेंस चेक करते हैं और इसमें इफेक्टिवनेस चेक करते हैं। सिंपल एक दो एग्जांपल देके बताता हूं। सबसे पहले तो बताता हूं क्यों चेक करते हैं। दोस्तों, आप जरा सोचिए, यदि आप किसी मूवी देखने जाते हो तो मूवी का आप स्टार रेटिंग चेक करते हो, नहीं करते हो? या फिर अहमदाबाद में हो तो ध्वनित ने कितने मिर्ची दिए हैं, वो हम चेक करते हैं, नहीं करते हैं? या फिर कितने स्टार रेटिंग है? यदि हम किसी रेस्टोरेंट से खाना मंगवाते हैं या फिर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए प्लान करते हैं तो उसका भी हम डिजिटली चेक करते हैं। अभी 200-500 रुपया का खर्चा करने के लिए यदि हम डिजिटली चेक करेंगे तो जो इंसान हमको 20,000 से लेके 50,000 या लाख रुपए की जो जॉब देने वाले हैं, क्या वो डिजिटली हमको चेक नहीं करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, हम इंटरव्यू पैनल में क्या करते हैं, हम हमारा लैपटॉप सामने जो कैंडिडेट बैठा होता है ना, उसको बोलते हैं कि तेरा फेसबुक का लॉगिन इसमें है, फेसबुक से लॉगिन कर और मुझे तेरा फेसबुक अकाउंट दिखा। तो बच्चा ओपन करता है, हम बाद में बोलते हैं 2 साल पुरानी मुझे तेरी ये चेक करनी है। या फिर यदि वो हम उसके सामने नहीं करते हैं, समय की मर्यादा होती है, कुछ कुछ मर्यादा ऐसी होती है, तो हमने हमारे जो बैकएंड में स्टाफ काम करता है, इससे हम चेक करते हैं। अभी हमने गलती क्या कर दी होती है? दोस्तों, याद रखना, डिजिटल प्रेजेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आपने पाउट करके या सेल्फी निकाल के फोटो अपलोड की है। कभी कभी लोग क्या होते हैं, कुछ ऐसी एक विचारधारा वाले लोग होते हैं जो एक फिक्स की हुई पैटर्न के ऊपर लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। ये जो कमेंट है वो हमारी डिजिटल प्रेजेंस में यस यानी कि गुड बैड अगली हमारी एक इमेज खड़ी करता है, और दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव डिजिटल प्रेजेंस। अभी इफेक्टिव डिजिटल प्रेजेंस कहां पे होनी चाहिए? अभी मेरे समझ में सिर्फ एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे ये डिजिटल प्रेजेंस हम अपलोड करता है, दैट इज लिंक्डइन। सर, यू विल बी सरप्राइज, विशाल जी, आपको इस बात को देखते हुए ताज्जुब होगा कि अभी अभी यानी कि 2019 का जो एक हमारे पास रिपोर्ट आया है,
2019 का है। सिर्फ गुजरात में, सॉरी, भारतवर्ष में जितने भी एम्प्लॉयबल यूथ है, इसमें से सिर्फ 4.5% बच्चों के पास अपना अपडेटेड रिज्यूम या अपडेटेड प्रोफाइल इज अवेलेबल ऑन लिंक्डइन। अकाउंट है, लेकिन इसमें एक बार डाल दिया, इसको कभी वो अपडेट करते ही नहीं है, पुराना अकाउंट चल रहा है। दोस्तों, जिस माध्यम से अभी हम बात कर रहे हैं, वो फेसबुक, वो क्या बोलते हैं, ये व्हाट्सएप, उसका स्टेटस, इसका और जितने भी इंस्टाग्राम, दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल, दिस इज अ सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया में हम जो भी डालते हैं वो हमारी एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। इसीलिए मैं सभी बच्चों को बोलता हूं, आज से हम एक प्रण लेते हैं कि सोशल मीडिया में वही हम अपलोड करेंगे जो हमारा प्रोफेशनल करियर या प्रोफेशनल इमेज बनाने में मदद रूप हो, वो हमको कहीं भी डिस्टर्बिंग फैक्टर पैदा न करे। इसका बहुत कॉन्शियसली ध्यान ख्याल करना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। दोस्तों, हम किसी किसी इंसान को खोजते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर सर्चिंग मी दैट परेश भट्ट इज गोइंग टू टेक द कंडक्ट सेशन टुडे, तो आप मुझे गूगल में कहीं पर भी सर्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरे कुछ इस प्रकार से अपडेट आपके नजर के सामने आ जाता है जो मेरी डिग्निटी को थोड़ा सा नीचे लाती है, तो आई एम श्योर मेरी जो इंप्रेशन है आपके दिमाग में, वो इंप्रेशन शायद डिम हो जाएगी। इसीलिए कहता हूं, इफेक्टिव डिजिटल प्रेजेंस होना बहुत आवश्यक होता है। दूसरी बात, इफेक्टिव डिजिटल प्रेजेंस में अभी क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। इफेक्टिव डिजिटल प्रेजेंस में आपने अपनी कारकिर्दी में जो कुछ भी प्राप्त किया है वो दुनिया के सामने रखना पड़ेगा। मैं बहुत दोबारा बोल रहा हूं दोस्तों, मेरे गुजरात के नव युवाओं को मैं बोलना चाहता हूं, या पूरे भारतवर्ष में जितने भी युवान मुझे सुन रहे हैं उसको मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों, आप अपने आप को किस प्रकार से प्रोफेशनली अपडेट करते हो। आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया है? बिलीव मी फ्रेंड, आपके लिए ये जो डिग्री यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलेगा, मैं सबसे पहले स्वीकार करता हूं, जरूरी है, इसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आपके लिए इनफ नहीं है। दिस इज नॉट द इनफ। यहां जो हमारे पास जो डिग्री होती है, इट इज जस्ट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू ओनली। ये ओनली के नीचे अंडरलाइन करना बहुत आवश्यक होता है। यदि मैं किसी यूनिवर्सिटी के साथ बीएससी किया है, बीटेक किया है, या फिर हम जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो हाँ, आप बीटेक हो, आपका सर्टिफिकेट साइड में, और आमने सामने हमने क्या किया है वही वहां पे पूछा जाता है। आई एम श्योर विशाल जी, यू विल बी एग्री विथ मी कि इंटरव्यू पैनल में यही होता है। यस सर। और लोग एग्जैक्टली और लोग एक बार ग्रेजुएट होने के बाद अपना नॉलेज भी अपडेट नहीं करते, कोई सर्टिफिकेट भी नहीं करते। अगर सरकार बोल दे कि ग्रेजुएशन इज नॉट मैंडेटरी, तो शायद लोग ग्रेजुएशन भी ना करें। यस, बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप में इस प्रकार से प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपकी जॉब या आपको काम करने में बहुत आसान बनाए, या फिर आपको एटलीस्ट सिलेक्शन प्रोसेस में ले जाए। अब आते हैं डिजिटल प्रेजेंस में और एक बात पे। हम 1994 में आई स्टार्टेड माय करियर। मैंने कुछ शुरुआत के दिनों में जॉब भी किया था। आई वाज एन एम्प्लॉय ऑफ द किडिला लेबोरेटरीज, जो उस वक्त भारतवर्ष की दूसरे नंबर की बहुत बड़ी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हुआ करती थी। और वो किडिला लेबोरेटरीज में इन 1994 जब कुछ वैकेंसी आई तो उसमें लिखा था, और वो लिखा था कि सेंड योर बायोडेटा। तो मैं एक टाइप क्लास में गया, और टाइप क्लास में मुझे टाइपिंग नहीं आता था, तो मैं टाइप क्लास में जो टाइपिस्ट था उसको बोला कि मुझे बायोडेटा बनाना है। तो वो मेरे बाजू में बैठ गया और उसने मुझे पूछा, मैंने जवाब दिया, और उसने मेरा टाइप एक अच्छा सा बायोडेटा बना के दे दिया। तो दोस्तों, बायोडेटा वाज द फर्स्ट जनरेशन जॉब एप्लीकेशन फॉर्मेट। बायोडेटा वाज द फर्स्ट जॉब एप्लीकेशन फॉर्मेट। बाद में करीबन 2 या 5 साल के बाद उसका एक नया फॉर्मेट आया जिसको हम कहते हैं रिज्यूमे। बायोडेटा में करियर ऑब्जेक्टिव या ऐसा कुछ नहीं था, बाद में आया रिज्यूमे। और वो जो रिज्यूमे था उसमें करियर ऑब्जेक्टिव था, नीचे मेरी कुछ साइन थी, ऐसा कुछ थोड़ा सा एडिशन हुआ। करीबन 2 साल, 3 साल के 5 साल के बाद कैरिकुलम विटे करके एक नया आया जिसका लाइफ लॉन्ग बहुत लॉन्ग रहा, और आज भी वो चल रहा है। तो कैरिकुलम विटे यानी कि सीवी इज द थर्ड जनरेशन जॉब एप्लीकेशन फॉर्मेट।
और बाद में अभी सिर्फ नया नया आया है, लेकिन वो मोबाइल और लैंडलाइन फोन के बीच में जैसे पेजर आया था, जिसकी लाइफ बहुत कम थी, इस प्रकार से एक नया फॉर्मेट आया, दैट इज वीडियो रिज्यूम, जिसको हम विज्यूम कहते हैं। आजकल फ्रेंड्स, यू विल बी सरप्राइज, ईच एंड एवरी प्रोफेशनल शुड हैव देयर ओन वीडियो रिज्यूम। आप वीडियो रिज्यूम में जब कैमरा के सामने आके बोलते हैं तब, और जब भेजते हैं तब, सामने इंटरव्यूअर को मालूम होता है कि व्हाट इज अवर कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज अवर बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि आजकल के समय में इंटरव्यू 10 पोस्ट खाली है और करीबन करीबन 500 एप्लीकेशंस आती है। तो दोस्तों, ये 500 लोगों को रूबरू बुलाना, फेस टू फेस उसका इंटरव्यू करना, ये सभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो वीडियो रिज्यूम इज आल्सो हेल्पिंग। तो वीडियो रिज्यूम इज द 4th जनरेशन जॉब एप्लीकेशन फॉर्मेट। दोस्तों, इससे आगे फर्स्ट टाइम इन इंडिया मार्केट में एक बात ऐसी आई है, दैट इज 5th जनरेशन जॉब एप्लीकेशन फॉर्मेट, और इसको कहते हैं डिजिटल रिज्यूम, या फिर इसको कहते हैं वेब रिज्यूम। ये मैं इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में कुछ नया बदलाव आ चुका है। लोग कहते हैं कि पेंडेमिक के बाद दुनिया बदल जाएगी, मैं कहता हूं बदल गई है। अभी दुनिया बदल गई है, और बदल गई है इसीलिए मैं इतना आपके साथ जुड़ के, देखो, सरलता से बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, आजकल डिजिटल प्रेजेंस भी मार्केट में इंपॉर्टेंट हो गई है, और हम लोगों को डिजिटली लोग सर्च करते हैं, और डिजिटली में हमको क्या अपलोड करना, क्या नहीं करना, वो हमारा एक विवेक होता है। मैं और एक सवाल के ऊपर जाऊं इसके पहले, अभी अभी बीच बीच में मुझे एक बात याद रही है, तो मैं आपसे बताना चाहूंगा। क्योंकि जैसे मैंने मेरी अपनी ये स्पीच बोल रहा था, इसमें एक शब्द आया विवेक, और ये विवेक है, इससे मुझे एक बात याद आ गई। दोस्तों, ये जो गूगल है वो कल्प वृक्ष है। हम जो भी इसमें मांगते हैं वो निकलता है। यदि आप परेश भट्ट के बारे में सर्च करेंगे तो आपका परेश भट्ट के बारे में मालूम पड़ेगा। यदि आपको विशाल जाधव जी के बारे में सर्च करेंगे तो मिलेनियम मेकर्स के बारे में आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। यदि आप साम पित्रोड़ा जी के बारे में कुछ इसमें सर्च करेंगे, या फिर स्टीफन हॉकिंस सर के सामने बारे में सर्च करेंगे तो आपका मिलेगा, और सनी लियोन के बारे में सर्च करेंगे तो वो भी मिलेगा। अब क्या सर्च करना, वो हमारा विवेक है। ये कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष में आपको सब हर एक चीज मिलेगी, लेकिन क्या मांगना, क्या सर्च करना, वो हमारा अंदर का विवेक बन जाता है। और इसीलिए मैं भारतवर्ष के सभी युवाओं को बहुत गंभीरता से ये बात बताना चाहता हूं कि दोस्तों, याद रखना। दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल खामी हो गई थी, आई थिंक आई हैव कनेक्टेड विद यू। विशाल जी, मैं सुनाई पड़ता हूँ जी आपको? जी जी, आप सुनाई दे रहे हैं। तो दोबारा ज्वाइंट कर लेते हैं। जब भी आप किसी चीज को सर्च करते हो, तो पूरे भारतवर्ष के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं कि दोस्तों, बहुत विवेक से, मैच्योरिटी से आप चीजें सर्च कीजिए। क्योंकि एक बार आपने सर्च कर ली, दोबारा जब और किसी चीज आप सर्च करेंगे ना, तब भी पुरानी चीज आपका, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, वो छोड़ता नहीं है, पॉपअप होता है। और जैसे ही पॉपअप होता है तो हमारे अंदर में रही छुपी हुई जो बातें हैं वो वहां तक हमको ले जाती है। जैसे पाकिस्तान के गायक कलाकार गुलाम अली साहब है, तो उसका एक बहुत बढ़िया शेर है, और वो शेर यहाँ सोशल मीडिया पे भी बार बार ऐसा एक एग्जिट होता है कि महफिल में बार बार किसी पर नजर गई, हमने बचाई लाख मगर फिर उधर गई। सोशल मीडिया का भी ऐसा ही होता है, हम बार बार स्टेटस चेक करते रहते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट किल योर टाइम, दिस ऑल आर द टाइम वेस्टर। और इसीलिए मैं कहता हूं कि दोस्तों, बहुत विवेक से अपना सोशल मीडिया का उपयोग करना। दूसरी बात, सफलता किसको मिलती है? सफलता का इक्वेशन क्या होता है? सफलता का इक्वेशन परसेंटेज नहीं होता है। सफलता का इक्वेशन आपकी कोई पहचान नहीं होती है। सफलता का इक्वेशन एक ही होता है, मैच्योरिटी इज इक्वल टू सक्सेस। दुनिया आप में इंटरव्यू जब करते हो या फिर किसी के साथ बिजनेस डील करते हो, दे आर नॉट चेकिंग योर एटीट्यूड, दे आर नॉट चेकिंग नथिंग, दे आर जस्ट चेकिंग योर मैच्योरिटी। आप में वो परिपक्वता है। मैं विशाल जी के साथ एक ऑनलाइन आऊंगा तो क्या मेरा वो एक प्लेटफॉर्म मिलेगा
ये जब मैं चेक करता हूं तभी जाके मैं विशाल जी के साथ एग्री होता हूं, यस आई विल डू दिस ऑनलाइन लेसन और लेक्चर फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों ये परिपक्वता है, मैच्योरिटी है, वो हमारी डिजिटल प्रेजेंस में दिखानी पड़ेगी, या वो हम लोगों हमको चेक करेंगे। यस विशाल जी, ओवर टू यू, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर आपने बहुत अच्छा ये इम्पोर्टेंस की बात कही, और ये युवाओं के लिए जो बात कही आपने कि उनको क्या देखना है, कब देखना है और कैसे देखना है, और ये ब्राउजिंग हिस्ट्री भी होती है जो बताती है कि आपने क्या देखा है। बड़ा अच्छा पॉइंट था आपका। लेकिन अगर आगे बढ़े यहाँ से, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि इफेक्टिव डिजिटल प्रेजेंस की बात की हमने, लेकिन ये इफेक्टिव डिजिटल प्रेजेंस बनाई कैसे जाएगी? हाउ टू क्रिएट अ डिजिटल प्रेजेंस? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो दोस्तों, सवाल बहुत सटीक सवाल है। दिस इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन कि आपने स्वीकार लिया, चलो सर हमको डिजिटल प्रेजेंस बनानी है, लेकिन बनाएंगे कैसे? यस दोस्तों, सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ जहां पे आप अपना एक डिजिटल प्रोफाइल, डिजिटल रिज्यूम बना सके। इसमें ऐसी ऐसी बातें आपको डालनी है, जैसे कि मैक्सिमम लोग जो रिज्यूम हमको भेजते हैं, इसमें उसका जो हिस्ट्री होता है ना, यानी कि उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, वो होता है। लेकिन एजुकेशनल बैकग्राउंड तो हर एक में होता है। लेकिन यदि आपने लैंग्वेजेस नोन डाल दिया कि मुझे इतनी इतनी भाषा आती है, इसका एक टेबल बनाओ, और टेबल में फॉर एग्जांपल हिंदी आई कैन रीड, तो ठीक हो गया, राइट, स्पीक एंड अंडरस्टैंड। एक लैंग्वेज होती है, उसकी चार पहलू होते हैं, वो चार पहलू में से आप किसी जहां जो भी कर सकते हैं उसके ऊपर टिक डालो, एक ऐसा पैराग्राफ, एक टेबल डालो, ताकि सामने वाला जो है वो समझेगा कि इस बंदे को ही इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द एग्जैक्ट लैंग्वेज इज नोन। मैं मेरी बात करूं, आई कैन रीड, राइट, स्पीक एंड अंडरस्टैंड ऑल द थ्री लैंग्वेज, गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश। और एक बात है, I cannot speak, I cannot read, I cannot write, but I can understand Sindhi language because I have lots of Sindhi friends. तो ये मेरा प्लस पॉइंट है। तो इस बात हमको इफेक्टिव प्रेजेंस बनाने में डालनी पड़ेगी। मान लो सर्टिफिकेशन है, तो आप सर्टिफिकेट करते हो। फॉर एग्जांपल, यदि मैं जब कॉलेज के दिनों में था तो मेरे पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, तो ये एनसीसी का सी सर्टिफिकेट हम यदि इसमें प्रेजेंस, इस डिजिटल प्रेजेंस में हमारे प्रोफाइल में इसको अपलोड करेंगे, तो इंटरव्यूअर इमीडिएटली समझ जाएगा कि डिसिप्लिन्ड बंदा होगा। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट ऐसे ही आलिया मालिया को नहीं मिलता। तो इसीलिए यदि आपके पास ये उपलब्धि है तो आपको दिखानी पड़ेगी, और यदि नहीं है तो ऐसे सर्टिफिकेट, ऑथेंटिक जो सर्टिफिकेट है, उसको पैदा करने के लिए काम करना अच्छा चालू करना पड़ेगा। नंबर 3, यदि इफ यू आर कनेक्टेड विद एनएसएस या फिर ऐसी कोई सोशल काम करते हो, तो वो सोशल काम आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अटैच विथ एनी ब्लड बैंक, हम हर साल में 2 बार ब्लड डोनेशन करते हैं, या फिर आप वृक्षारोपण यानी कि ट्री प्लांटेशन करते हो, इफ यू आर वर्किंग फॉर द ऑर्फन चाइल्ड, इफ यू आर वर्किंग फॉर द एनी ओल्ड एज होम। तो आजकल ये इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना, इसमें आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा कि दिस जेंटलमैन और दिस मैडम इज वर्किंग विद दिस ओल्ड एज होम, और ओल्ड एज होम में। और हाँ दोस्तों, ये याद रखना, मैं जो भी बातें कहता हूँ, या इधर सर्टिफिकेट की बात है, लैंग्वेजेस नोन की बात है, या फिर आपके सोशल कंट्रीब्यूशन की बात है, कुछ भी गलत मत लिखना। क्योंकि जब हमको कोई गलत बात हम लिखते हैं और इंटरव्यू में या फिर किसी इंसान को डिजिटल प्रेजेंस पे हम बात करते हैं, हमारी आंखें बोल देती है। हम सब कुछ हाइड कर सकते हैं, लेकिन हमारी आंखें हाइड नहीं कर सकती है। और इसीलिए मैं कहता हूं, सफलता उसको ही मिलती है जो गलत नहीं लेकिन सच्ची महानता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होता है, या फिर वही करता है। और इसीलिए गलत फैक्ट, वो प्लेटफॉर्म तो, फाउंडेशन तो स्ट्रांग ही रखना है। तो मैं दोबारा बात पे आ जाता हूं, यदि आपने सोशल कंट्रीब्यूशन किया है तो सोशल कंट्रीब्यूशन इसमें आपको करना चाहिए। नंबर आता है 3 इसके बाद, वो है एफिलिएशन। आप अपने जो भी विद्या शाखा में अभ्यास करते हो, फॉर एग्जांपल आई एम ए फिजिक्स ग्रेजुएट, मैंने भावनगर यूनिवर्सिटी से मैंने फिजिक्स में अभ्यास किया है। तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर द फिजिक्स में आप क्या इसके मेंबर हो, दैट इज कॉल्ड एफिलिएशन। यदि आपको रिकॉग्नाइज स्टेट लेवल की, देश लेवल की यानी कि कंट्री लेवल की, या इंटरनेशनल कोई ऐसी बॉडी है जिसको रिकॉग्नाइजेशन मिला है, आर यू एफिलेटेड विद दिस, तो ये एफिलेशन डालेंगे तो आपकी डिजिटल प्रेजेंस है वो प्रेजेंस प्लस पॉइंट में जाएगी। यदि आप
किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हो तो वो उसमें लिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के साथ जुड़ा हूं तो मैं कह सकता हूं आई एम एसोसिएटेड विथ अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन का खुद का अपना एक वजूद है, दुनिया उसको सलाम करते हैं। उसकी बात के साथ जुड़ना एक एक सौभाग्य की बात होती है। इट्स एन अचीवमेंट, इट्स ए प्रोफेशनल अचीवमेंट। तो आप इसको भी डालना है। और यदि आप नहीं है तो आपको सोचना है कि मैं किसी ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के काम करूं ताकि उसके साथ साथ मेरी भी प्रोफाइल जो है वो प्रेजेंस थोड़ा सी मजबूत हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि विशाल जी चलाते हैं, अपनी जो कोर्सेज चलाते हैं, वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के काम करते हैं जिसकी इंटरनेशनल लेवल पे कुछ एक वजूद है, कुछ एक वैल्यू है। तो दिस सर्टिफिकेट विल एड सम वेटेज ऑन योर डिजिटल प्रेजेंस। तो इस प्रकार से आपको, लेकिन हाँ, एक गौर ये भी करने वाली बात है कि हमको क्या क्या नहीं दिखाना चाहिए। अभी एक कॉलेज में मैं लेक्चर ले रहा था, थोड़ा सा फनी बात है लेकिन दोस्तों हमारे लिए आई ओपनर है, इसलिए मैं आपको पूछता हूँ। आई वॉज जस्ट टीचिंग हाउ टू प्रिपेयर दिस डिजिटल प्रेजेंस या डिजिटल रिज्यूम। तो मैंने बताया कि आप सोशल कंट्रीब्यूशन करते हो? बोले हाँ सर करता हूँ। मैंने पूछा कि कैसे करते हो? सर मैं मेरी मम्मी को घर में काम करने में मदद करता हूँ। दोस्तों, दिस इज नॉट द सोशल कंट्रीब्यूशन। योर वर्क, योर एक्ट शुड बी इन द फेवर ऑफ द नेशन। हमारे समाज में जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उसको और भी ज्यादा कुछ बेनिफिट मिले, ऐसा काम हम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप कह सकते हो कि हाँ सर, हफ्ते में एक बार मैं मेरे घर के नजदीक में जो ट्रैफिक पॉइंट है वहां जाता हूँ और ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक मैनेज करने में मदद करता हूँ। और मैं पूरे भारतवर्ष के सभी युवाओं को मैं बताना चाहूंगा, दोस्तों ऐसे काम के साथ जुड़ जाइए। ऐसा काम के साथ यदि आप जुड़ेंगे तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। अभी 5 प्रकार का जो डेवलपमेंट इंसान में होता है, इसमें इमोशनल डेवलपमेंट बहुत कम हो रहा है। और इमोशनल डेवलपमेंट जो कम हो रहा है, इसीलिए तो छत के ऊपर से कुत्ता फेंकना या हाथी को बम खिलाना, ये जो बात है ना, हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक बात है दोस्तों। और मैं इसीलिए कहता हूं कि हमारे अंदर वो संवेदनशीलता होनी चाहिए, वो सिंपैथी की बात नहीं, अब एम्पैथी की बात आ रही है। और इसीलिए दोस्तों हमको समानुभूति करनी है, सहानुभूति से बात नहीं बनेगी। नाउ दिस इज द राइट टाइम टू एक्सप्रेस अवर एम्पैथी। और यदि ये बात आप यदि अपनी प्रोफेशनल जो आपकी एक प्रेजेंस है इसमें डालेंगे, दोस्तों बिलीव मी, अभी की जो इंटरव्यू प्रोसेस है, अभी का जो बिजनेस डील होता है, इसमें इमोशनल क्वेश्चंस को, इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत अहमियत दी जाती है कि आप कितने हिसाब, कितने हद तक, बिकॉज यू आर सपोज टू वर्क इन ए ग्रुप, यू आर सपोज टू वर्क इन ए टीम। और यदि आप अच्छे टीम प्लेयर हो तो आप में इमोशनल इंटेलिजेंस होनी बहुत आवश्यक होती है। और इसीलिए आपको ये बतानी पड़ी। यदि आप ये बताएंगे कि सर मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूं, आपका डिजिटल रिज्यूम का वेटेज बढ़ जाता है। अभी आती है इसके आगे की बात। डिजिटल प्रेजेंस में आप नॉर्मली, हम हमारे रिज्यूम बनाते हैं तो हम रेफरेंसेस भी डालते हैं। अभी रेफरेंसेस में अब तक क्या था कि मैं मेरा पीडीएफ फॉर्मेट में मैं बोल दूंगा कि मिस्टर विशाल जाधव, डायरेक्टर मिलेनियम मेकर्स। अभी विशाल जी को इस बात के बारे में मालूम है या नहीं है, गॉड नोस। कभी कभार क्या होता है कि जैसे ही कोई इंटरव्यू आता है या किसी को मिलने जाता हूं तो मैं विशाल जी को फोन करता हूं कि विशाल जी, मेरे आज XYZ कंपनी में इंटरव्यू है, रेफरेंस में आपका नाम लिखा है, फोन आए तो जरा देख लेना, संभाल लेना। दोस्तों क्या सोचते हो, इतना बड़ा इंसान होता है, वो लास्ट मोमेंट है हम फोन करेंगे, वो संभालेगा? वो कभी नहीं संभालेगा। ही इज अ वेरी थरो प्रोफेशनल पर्सनालिटी। और इसीलिए हमारे जो डिजिटल प्रेजेंस, डिजिटल रिज्यूम होता है, वो रिज्यूम में उस इंसान के पास हम जाएंगे या फिर ईमेल करेंगे, आप मेरे बारे में कुछ लिख के भेजो। फॉर एग्जाम्पल, मैं विशाल जी को रिक्वेस्ट करूंगा और वो मुझे मेल में डॉक्यूमेंटेशन में बोलेंगे कि आई नो परेश भट्ट सिंस लास्ट दिस मेनी इयर्स, इज अ वेरी गुड ऑरेटर, XYZ, जो भी उसको लगे। बाद में मैं मेरे रेफरेंस में विशाल जी का एक फोटो, उसका नाम, उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ऑर्गेनाइजेशन में उसका डेजिग्नेशन, कॉन्टेक्ट डिटेल, और बाद में उसने जो बताई है वो कमेंट लिखूंगा। देन इट विल बी कंसिडर एज अ ऑथेंटिक रेफरेंस। और इसीलिए ये जो रेफरेंस है इसके बारे में थोड़ा सा गंभीरता से बात को लेना पड़ेगा।
और लास्ट बात, बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे विशाल जी के साथ, लेकिन और भी एक बात मुझे याद आती है दोस्तों, कि जैसे ही हम ये डिजिटल प्रेजेंस, डिजिटल रिज्यूम बनाते हैं, तो वो डिजिटल रिज्यूम में आपके पास अपनी एक फोटो गैलरी होनी चाहिए। और वो फोटो गैलरी, फॉर एग्जाम्पल, यदि 10 साल पहले महामहिम राज्यपाल श्री के हाथ से आपको कुछ अवार्ड दिया गया है, अभी ये कहाँ रखेंगे आप, ये हम कहाँ लिखेंगे? वी शुड हैव दैट फोटो गैलरी। और वो फोटो गैलरी में ऐसे ऐसे फोटोज, याद रखना दोस्तों, अभी प्रोफेशनल वर्ल्ड में जब आते हैं ना, तब वो बचपना वाली बातें छोड़नी पड़ेगी हमको, बिकॉज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस द सोसाइटी इज एक्सपेक्टिंग मैच्योरिटी फ्रॉम अस। तो हमको ये करना पड़ेगा, आपके पास अपनी अच्छी फोटोग्राफी होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या होता है, हर एक इंसान के पास ऐसा मौका मिलता है कि अच्छी सेलिब्रिटी के साथ वो फोटो खिंचवाए, लेकिन वो फोटो सोशल मीडिया पे कुछ वायरल कर दिया, कुछ हमने लाइक्स बटोर ली, कुछ हमने कमेंट्स इकट्ठा कर ली, वाहवाही हो गई, बाद में वो फोटो न जाने कहाँ गुम हो जाता है। और न जाने कहाँ गुम हो जाता है, जब प्रोफेशनल दुनिया में हम ढूंढते हैं तब मिलता नहीं है। दोस्तों, अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में एक फोटो बैंक बनाइए, और वो फोटो बैंक डेट के साथ उसको एक वहां दर्ज करिए, ताकि जब भी आपको समय मिले तब आपको इसके लोगों के सामने रख सके। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने मेरे लेक्चर की शुरुआत में बताया था, वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ एक्सप्रेशन। हम अभिव्यक्ति के समय में जिंदा है, और इसीलिए आपके पास जो कुछ भी है वो दुनिया को दिखाना पड़ेगा। दुनिया के पास एक छोटा सा, आप सभी लोगों ने मदारी का खेल देखा होगा। मदारी भी जब अपना खेल की शुरुआत करता है तब वो डमरू बजाता है। ये डमरू क्या है? दिस इज नथिंग बट द इफेक्टिव मार्केटिंग। ये इफेक्टिव प्रेजेंस दुनिया को सामने रख के बैठता है कि देखो मेरे पास ऐसी कुछ तरकीबें, आओ और मेरा खेल देखो, आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा। अभी एक छोटा सा मदारी है, वो सपेरा है, उसको भी मालूम है कि यदि अपना अस्तित्व दुनिया के सामने रखना है तो खुद का मार्केटिंग करना पड़ेगा। तो हम तो पढ़े लिखे और 21वीं सदी के युवान हैं, हमको तो इसके बारे में बहुत संवेदनशीलता होनी आवश्यक होती है। यस सर, थोड़ा सा समय मैंने आपका ज्यादा लिया है। ओवर नहीं टू नहीं नहीं, यू। आपने मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी सारा कवर भी कर लिया। जो मेरा क्वेश्चन था कि भाई ये इसमें क्या हम लोग चीजें ध्यान में रख सकते हैं जब हम डिजिटल प्रेजेंस बनाते हैं, तो वो काफी सारे आपने आंसर कर दिए उसमें। तो आई टेक द अदर क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो फॉर द ऑडियंस इज, ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है डिजिटल कि जहां पर हम अपना प्रोफाइलिंग करें और हम एक प्रोफेशनल इंडिविजुअल लगेंगे? ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है क्या? यस यस यस, दो प्लेटफॉर्म अभी इंडिया में मेरे सामने है। एम आई ऑडिबल? यस यस यस। ओके। दो प्लेटफॉर्म है जो प्रोफेशनल वर्ल्ड के लिए बहुत अहमियत रखता है। वन इज अ लिंक्डइन। लिंक्डइन है वो पूरा प्रोफेशनल है, और उसमें बहुत उसकी इफेक्टिविटी बहुत है, लेकिन हर एक बच्चा लिंक्डइन को रेगुलरली अपना ये प्लेटफॉर्म नहीं बना पाता है, या फिर शुरुआती दिनों में थोड़ा सा अपडेट हुआ, बाद में अपनी जिंदगी में, अपनी दुनिया में इतना खो जाता है कि वो रेगुलरली लिंक्डइन के साथ अपने आप को जुड़ा नहीं रखता है। दूसरा एक प्लेटफॉर्म है, दैट इज FGTU। FGTU.in करके एक प्लेटफॉर्म आया है, और www.fgtu.in करके जो है, जिसमें एक आसान और सरल तरीका दिखाया गया है। जैसे ही इसमें इस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो इसको हम लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन के बाद एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसा फॉर्मेट ओपन होगा, और वो फॉर्मेट में आपको जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है वो इंफॉर्मेशन वहां डालनी है। जैसे यहाँ पे आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड करो, यहाँ पे आप रेफरेंस वाले का फोटो अपलोड करो, उसकी कमेंट अपलोड करो, अपनी फोटो गैलरी है वो अपलोड करो, या फिर अपना करियर ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखो। ये सब कुछ वहां सीधा पूछा जाता है, और जैसे ही पूछा जाता है, कोई 12वीं पास लड़का भी यदि वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन डालता है, और जैसे ही वहां पे एक बटन होता है जिसको क्लिक करते हैं, तो उसका अपना वेब रिज्यूम बन जाता है। तो ये दो प्लेटफॉर्म ऐसा है, ये बहुत सरल है, बहुत आसान है, और किफायती भी है, जो इजीली लोगों के सामने अपनी डिजिटल प्रेजेंस प्रूव कर देता है। डिजिटल प्रेजेंस का और भी एक बात मैं आपको बताऊं। फॉर एग्जाम्पल, विशाल जी, आपकी कंपनी में मैंने जॉब के लिए करीबन 15 दिन पहले मेरा डिजिटल रिज्यूम भेजा। डिजिटल रिज्यूम में ये PDF फॉर्मेट में जॉब रिज्यूम नहीं होता है, उसकी एक लिंक बनती है, और वो लिंक भेजी थी।
15 दिन पहले मैंने आपको भेजी, कल रात मेरा कुछ ऐसा बात हुआ और मुझे किसी सेलिब्रिटी के साथ एक मिलने का मौका मिला, और या आई हैव बीन अवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। ऐसा कुछ बात है जो डिजिटल प्रेजेंस पे मुझे रखना है। तो जैसे ही मैं मेरे घर पे आके मेरे आईडी पासवर्ड से FGTU को लॉगिन करता हूँ और वो फोटो में अपलोड करता हूँ, तो दूसरे दिन जब आप अपनी ऑफिस में या फिर पूरे विश्व में जहां जहां पे मेरा ये FGTU का ये जो लिंक है, वहां हर एक जगह पे वो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाए। यानी कि 15 दिन पुराना डेटा नहीं, आपको रोज का अपना अपडेटेड डेटा मिलेगा। और ओनली वन थिंग, इट इज अ वेरी इजी टू ऑपरेट, और इसीलिए ये दो प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पे अपनी डिजिटल प्रेजेंस बनाना अब समय की मांग हो गया है। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। या तो सर, ये जो आपने FGTU की बात की, उसमें हम लोग क्या डाल सकते हैं, डिजिटल प्रेजेंस में क्या डाल सकते हैं और क्या नहीं डाल सकते? व्हाट इज वैलिड एंड व्हाट इज वैलिड? यस, देखो, ये www.fgtu.in करके जो वेबसाइट है, इसमें आप जैसे ही अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए जाएंगे, तो वहां पे आपको ऐसी ऐसी डिमांड, यानी कि ऐसी ऐसी बातें आपको लिखनी है जो प्रोफेशनली है। लेकिन कहाँ कहाँ गलती करते हैं बच्चे, मैं जरा आपके वहां, क्योंकि दूसरों की गलती से हम बहुत सीखते हैं। फोटो गैलरी है, तो फोटो गैलरी में आप सेल्फी वाला या फिर पाउट किया हुआ ऐसा फोटो नहीं, आपको प्रोफेशनल कपड़े में अच्छी, कोई आप किसी नवरात्रि में गरबा गाने गए और वहां पे आपको सर्टिफिकेट मिल गया, वो सर्टिफिकेट प्रोफेशनल वर्ल्ड में काम का नहीं है। यदि आप अपनी ज्ञाति, अपनी अपनी जो कास्ट है, वो कास्ट में अच्छे मार्क्स आ गए और वो मार्क्स का आपको सर्टिफिकेट मिल गया, तो वो सर्टिफिकेट आपके लिए अहमियत नहीं रखता है। तीसरी बात है, यदि आप किसी ऐसे संस्था के साथ काम करते हो जो रिलीजियस है, यानी कि धार्मिक संस्था है, या फिर वो पॉलिटिकल संस्था है, तो वो आपको नहीं लिखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में, मैं मेरे बोर्ड का महामंत्री हूं और इस प्रकार से ये फोटो लगा दी, तो हमको प्रोफेशनल जॉब मिलने में या बिजनेस डील होने में इट विल क्रिएट नेगेटिव इम्पैक्ट। एट द सेम टाइम, हम कैसे, किस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी यूनियन के साथ, यूनियन और एसोसिएशन दो शब्दों को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना यह बहुत आवश्यक होगा। हम एसोसिएशन या यूनियन के साथ जुड़े हुए हैं, और यदि वो यूनियन या एसोसिएशन इट इज इंस्पायर्ड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी, तो हमको इसके साथ नहीं दिखाना चाहिए। तो ऐसी ऐसी बातें हैं जो FGTU में आपको नहीं दिखानी चाहिए। और दूसरी बात है, FGTU की टीम भी इसके ऊपर बहुत प्रॉपर वॉच रखती है। यदि किसी ने ऐसा अनशन अपलोड कर दिया है, तो इमीडिएटली वहां मेल हो जाता है या फिर फोन हो जाता है कि दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ योर दिस डिजिटल रिज्यूम, तो आपको इसको रिमूव करना चाहिए, और इसको मेल भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं, हम इसको कहते हैं। दूसरे, इसके साथ और भी विशाल जी एक बात यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे हैं वो अपना करियर ऑब्जेक्टिव बहुत गौर से लिखे, क्योंकि हम जब रिज्यूम बनाते हैं तो इसमें सबसे पहला होता है हेडिंग। हेडिंग के नीचे हमारा करियर ऑब्जेक्टिव आता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, 10 में से 8 बच्चे को अपना करियर ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा है वो उसको मालूम नहीं होता है। नॉट ओनली दैट, यदि बच्चा, वो 2% होते हैं ना, वो मगअप કરીને, એટલે ગુજરાતીમાં કહીએ તો ગોખીને ગયેલા હોય છે, वो लोग रट्टा मार के जाते हैं। और जैसे ही इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू में 2 सवाल आएंगे, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ और व्हाट इज योर करियर ऑब्जेक्टिव। देखो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि आपको करियर ऑब्जेक्टिव किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना है, खुद को समझ के लिखना है, और वो तीनों लैंग्वेज में सिखाने की, यानी कि एक्सप्लेन करने की हमारी तैयारी भी रखनी चाहिए। मैं एक आपको यहाँ पे एग्जांपल देके बात करता हूँ। यदि आप इंटरव्यू में आए, मैंने पूछा, यस जेंटलमैन व्हाट इज योर करियर ऑब्जेक्टिव, आप वेट कर रहे थे सर जैसे ही ये सवाल पूछेंगे ना, मशीन गन की तरह मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं रट्टा मार के आया हूं। और यू विल से, फॉर एग्जांपल, सर आई वांट टू वर्क विद द ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन एस्टैब्लिश माई सेल्फ फाइनेंशियली, प्रोफेशनली एंड सोशली बाय अप्लाइंग माई नॉलेज एंड स्किल्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग माई एजुकेशन। अब जैसे इतने फ्लुएंटली बोलता है ना, तो इंटरव्यू लेने वाला तो समझ जाता है, वो ऐसे बैठेगा, बेटा कुछ समझ में नहीं आया, जरा हिंदी करो। अब जो हम रट्टा मार के गए हैं, इसका हिंदी या गुजराती कैसे करेंगे। और इसीलिए कहता हूं, और किसी का પોતાના અજવાળે આપણે આગળ આવવાનું છે, આપણે ઉછીના અંજવાળા નથી લેવાના। અને એટલા માટે દોસ્તો, તમે તમારા રિઝ્યુમમાં જે લખો છો એ તમામે તમામ બાબત આપણી સમજણ સાથે હોવી જોઈએ। નોટ ઓનલી ધેટ,
हम दूसरों को समझा भी पाए कि सर ये जो मैंने लिखा है इसके पीछे का तात्पर्य क्या है, व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड। और इसीलिए, और दूसरी बात, थोड़ा सा आपका समय ज्यादा ले रहा हूं, लेकिन विशाल जी मुझे बोलना जब भी मुझे स्टॉप करना है, लेकिन मुझे अच्छा लग वी रहा है। हाँ जी, और हाँ आई जी। आई मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बोल दूं कि जितने भी मेरे अभी दर्शक मुझे देख रहे हैं या फिर आने वाले दिनों में फेसबुक में ये लिंक जैसे ही अपलोड होगी देखेंगे, यू शुड कन्वे योर थैंक्स टू मिलेनियम मेकर्स, क्योंकि आज मिलेनियम मेकर की वजह से हम दोनों आमने सामने आ सके हैं। और यस मेरा सर। ये जो काम है, इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, गलती मत करना। मैं तो कहता हूं आजकल के समय में, ये आज की जो बात करूं, आजकल के समय में प्रोग्रेस करना बहुत आसान है। 94 में हम जब मार्केट में जाते थे तब हर एक बच्चा घर पे इस तैयारी करता था। अभी 98% बच्चे हैं ना आज के दिन में, 98% बच्चे तो सोशल मीडिया में फंस गए हैं। यदि हम नहीं फंसेंगे तो हम 2% में है, और 2% के लिए तो जो ऑलवेज जगह है ही है। एक्सपर्ट आर ऑलवेज इन डिमांड, चाहे आप कोई भी काम। अभी थोड़े दिन पहले सूरत का एक परमार सरनेम वाला एक लड़का है, सर यू विल बी सरप्राइज। और इस माध्यम से, मिलेनियम मेकर के माध्यम से, मैं पूरी भारत के बच्चों को दिखाना चाहता हूं कि दोस्तों, उसने चूहा पकड़ने का मशीन बनाया, और वो चूहा पकड़ने का मशीन उसने अमित भाई शाह, रिस्पेक्टेड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसने भी प्रेजेंट जाके किया। सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन को बेच के आया है। और ये सत्य है, गुजराती लड़का है, सूरत में काम करता है। और इसीलिए कहता हूं कि अंदर जो है ना, वो हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, પહેલો પુરુષ એક વચન જે છે ને એ મજબૂત હોવો જોઈએ। અને બાકી બહારના સર્ટિફિકેટની કોઈ મોતાજ નથી હોતા। જેને કામ કરવું છે ને એને માટે દુનિયાની અંદર, હું ઘણી વખત ગુજરાતીમાં કહેતો હોઉં, मैं 1 मिनट गुजराती में बोलना पड़ेगा, कि જેને ઓગે ને એને કોઈ ન પૂગે। साहब पत्थर को फाड़ के भी, दीवार को भी तोड़ के वो पेड़ बाहर निकल जाता है, कि उसको उसको ग्रो करना होता है। Nobody can stop you growing when some force will come from the within, not even you। जब अंदर से ताकत आएगी, और अंदर से ताकत कब आएगी, जब हम सत्य को पकड़ेंगे। एक गलत कर बाहर का, जैसे मैंने बोला ना, खुद के तेज पे जाना है, दूसरों का उछीना अंजवाड़ा આપણે जिंदगी નથી जीववानी। और इसीलिए कहता हूं, जैसे ही आप डिजिटल प्रेजेंस बनाना चालू करेंगे ना, तो आपके सामने आपका आईना आएगा कि यार मेरे पास तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मैं किसी संस्था के साथ एफिलिएटेड नहीं हूं, मैं सोशल कंट्रीब्यूशन में मम्मी को घर में काम करने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहा हूं, या फिर कर नहीं रही हूं। मेरे कितने पाउट वाले, कितने अलग अलग रूप से सोशल मीडिया में फोटोज घूम रहे हैं। मैं तो ये भी कहता हूं कि यदि आपको करियर कॉन्शियसली लेना है तो ऐसी ऐसी अपनी जो पोस्ट है उसको रिमूव करो, डिलीट करो। वरना ये छोटी सी एक पोस्ट है ना, वो आगे जाके कब आपको मुश्किल में डालेगी, ये कहना मुश्किल है। और इसीलिए दोस्तों, बी अवेयर, दुनिया आपको देख रही है। ऐसा एक सर्वे है कि मुंबई में यदि आप निकलते हो, और यदि आप रोड पे जाके, मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज किसी भी जाओ, आप 1 किलोमीटर मेन रोड पे चलेंगे तो मोर देन 100 टाइम यू आर अंडर सीसीटीवी कैमरा। आपको अलग अलग 100 सीसीटीवी कैमरा में आप रिकॉर्ड होते हो, वो हमको मालूम ही नहीं होता है, हमको मालूम ही नहीं होता है। और इसीलिए नॉट ओनली दैट सर, हम जितने भी मोबाइल एप्लीकेशंस हमारे मोबाइल में डालते हैं, इसमें हमारा डेटा और मोबाइल के कैमरे को एक्सेस करने का परमिशन हम बाय डिफॉल्ट देना पड़ता है। मतलब जब हम इंस्टा पे देख रहे हैं तब भी हमारा रिकॉर्डिंग या फोटोग्राफी हो सकती है। सो वी विल हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि हम किस प्रकार से अपनी डिजिटल प्रेजेंस को आगे बढ़ाइए। सर, और कोई क्वेश्चन? यस सर, यस सर। नहीं, आपने सारे क्वेश्चन जो मेरे पास आए थे काफी सारे बच्चों के, वो भी आपने ले लिए। आपने काफी सारी टॉपिक के इर्द गिर्द भी काफी सारी नॉलेज दी बच्चों को जो अभी सुन रहे हैं। काफी सारे बच्चे, काफी सारे टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी प्रोफेसर जुड़े हुए हैं। तो आपने एक बड़ा इन डेप्थ नॉलेज दिया है, और ऑलमोस्ट एक मोटिवेशन जैसा आपने जो एक गुजराती में एक फ्रेज यूज किया, उछीना अजवाड़ा, विच इज आई रियली लाइक दैट। और मैं हमारे दर्शकों को ये दरख्वास्त करूंगा कि मैंने परेश जी का ईमेल आईडी, पर्सनल ईमेल आईडी theadviseandassist@gmail.com, और उनका नंबर, और अगर जो आपने डिजिटल प्रेजेंस की बात सुनी है, जो वेबसाइट है, तो वो FGTU पे भी आप जा सकते हैं, आप अपना डिजिटल प्रेजेंस बना सकते हैं और इसका मैक्सिमम उपयोग करिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं
तो आप वो क्वेश्चंस हमें बता सकते हैं। अगर कोई लाइव लिसनर है यहाँ पर जो हमें देख रहा है, सुन रहा है, अगर उनको कोई परेश जी से कोई क्वेश्चन पूछना है, इफ देयर इज एनीथिंग दैट दे कैन राइट, वी जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन I'll also would like to thank Paresh ji for his time, valuable time, because वो भी बहुत बिजी रहते हैं और हमारे एक फोन पे उन्होंने बोल दिया कि आप बताइए डेट कब करना है और हम लोग आज आपके सामने हैं। तो मैं परेश जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद है उनका, उनके टाइम के लिए। यस, वी विल बी जस्ट वेटिंग फॉर अ क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं परेश जी को, और उनका इंफॉर्मेशन भी सारी जो आपको अगर सीधा उनसे कांटेक्ट करना है तो यहाँ आपकी स्क्रीन पे भी आपको दिख रही होगी, तो वो भी आप उनके साथ सीधा वार्तालाप कर सकते हैं। और हम ट्राई करेंगे कि जब कभी भी ऐसा कुछ होगा तो हम उनको दूसरी बार भी लेके आएंगे, बिकॉज वी हैव अ टाइम लिमिट हियर इन वेब टॉक वेर इन वी कैन ओनली अफोर्ड 40 to 45 minutes. सो वी जस्ट थॉट दैट जो भी हम लोग कर सकें इतने मिनट में, इतना समय में, वो हमने किया है। और थैंक यू परेश जी, थैंक यू एवरीवन हु इज लिसनिंग टू अस एंड वाचिंग अस। एंड यस सर, आपको कुछ बताना हो, कहना हो तो लास्ट वर्ड। यस, मेरे भारत के नवयुवानों को मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा। दोस्तों, मेरे आज की जो टॉक है इसके समराइज करते हुए, वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ एक्सप्रेशन। हम अभिव्यक्ति के समय में जिंदा है। नंबर वन, वी हैव टू डील विथ LPG मार्केट, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के साथ अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। Now you don't have the competition with the next door, you don't have the competition with the within the India, you have the competition with the international personalities. इसके बाद आता है, लोग हमको डिजिटली खोजेंगे, और डिजिटली जब खोजेंगे तब हमारी अच्छी अच्छी बातें लोगों के सामने आनी चाहिए। नॉट ओनली दैट, हमको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को दर्ज करवाना पड़ेगा। और लास्ट में एक जो बात बतानी है वो है कि दोस्तों, डिग्री इज नॉट द ओनली सपोर्टिंग फैक्टर फॉर यू, इट इज जस्ट अ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। इसके अलावा आपको कुछ न कुछ वोकेशनल या प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। नॉट ओनली, ये भी सर्टिफिकेट के लिए नहीं, सही सही मायने में आपको वहां महान होना है, सफल होना है। इसीलिए आपको कुछ न कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग में जाके अपने आप को ब्रांड स्पेसिफिक, प्रोडक्ट स्पेसिफिक बातें सीखनी पड़ेगी। नॉट ओनली दैट, आपको मार्केट में जाके उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन करना पड़ेगा। रियल लाइफ एप्लीकेशन करेंगे तब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि वेयर वी आर। मेरे भारत को बहुत अच्छे उम्दा युवाओं की बहुत आवश्यकता है वैल्यू बेस्ड सोसाइटी बनाने में। जैसे मैं और विशाल जी बात करते हैं, हम कंट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे आप भी हमारे साथ जुड़े, ऐसा मेरे भारत के युवाओं का आह्वान है। मैं विशाल जी का, मिलेनियम मेकर्स का और दिग्गज दवे का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपके सामने मुझे रूबरू होने का मौका मिला है। धन्यवाद, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आवजो અને Thank you friends. थैंक यू। Thank you friends. We are off to this live session and we'll be meeting tomorrow at the same time 6:30. Thank you. Have a safe life. Thank you. Thank you.